कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले पर समाअत आज भी होगी। चीफ जस्टिस की क़यादत वाली सहरुकनी बेंच ने दलाइल सुने। अर्जी गुजार के वकील देवदत्त कामत ने पीर के रोज दलाइल पेश किए। उन्होंने यूनिफॉर्म के हवाले से हुकूमत के जरिए जारी किए गए हुक्मनामे पर रोक लगाने की बात कही। उन्होंने अदालत से कहा, हुकूमत की जानिब से हिजाब पर पाबंदी लगाने का फैसला सोच समझ कर नहीं किया गया है। इस केस में दीगर फरीकों के वकला आज दलाइल पेश करेंगे। उधर कल से पीयूसी और डिग्री कॉलेज खोलने का फैसला किया गया है। तमाम जरूरी हिफाजती इंतजामात के साथ पीयूसी और डिग्री कॉलेज खोलने का फैसला किया गया है। बेंगलुरु से हमारे नुमाइंदे रऊफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, आज इस मामले को लेकर के फिर से समाअत होनी है, कल भी समाअत हुई, क्या कुछ बहस, क्या कुछ दलाइल पेश किए गए? जी देखिए, रियासत कर्नाटक में हिजाब पर तनाजा बरकरार है। आज दोबारा 2:30 बजे समाअत शुरू होगी हाईकोर्ट की 3 रुकनी बेंच में। कल भी ये समाअत का सिलसिला जारी था और आज भी जारी रहेगा। देखना ये होगा कि अदालत का क्या फैसला होगा और क्या मौकूफ होगा। कुल मिलाकर इसी दौरान रियासती हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि कल से पीयूसी और डिग्री कॉलेज भी खोल दिए जाएंगे। जरूरी और सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान पीयूसी और डिग्री कॉलेज को खोलने का फैसला किया है रियासती हुकूमत ने। हमने देखा कि कल जो है यहाँ पर रियासत कर्नाटक में हाई स्कूल खोले गए। छुट्टियों के बाद जो है 8 फरवरी को जो छुट्टी के बाद जो है छुट्टी का ऐलान किया गया था, तो 14 फरवरी से हाई स्कूल खोल दिए गए हैं। अब कल से जो है कॉलेज और डिग्री कॉलेजेस खोल दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमने कल का जो रेस्पॉन्स देखा यहाँ पर कि कई मकामात पर जो है हिजाब निकालने के लिए कहा गया, क्योंकि हाईकोर्ट का उबूरी हुक्मनामा है, तो लिहाजा कई तालिबात ने जो है हिजाब निकाल कर क्लासों में शिरकत की। वहीं चंद एक मकामात पर लड़कियां जो है वो वापस लौट गई। उन्होंने हिजाब उतारने से इनकार किया और वो वापस अपने घरों को लौट गई। ऐसे भी मामला पेश आए हैं। और कई स्कूलों में जो है अलहिदा कमरे का इंतजाम किया गया था, ताकि जो लड़कियां बुर्का और हिजाब पहनकर आती हैं वो उतार कर फिर कमरे में बुर्का और हिजाब उतारकर वो क्लासरूम में चले जाएं। तो इस लिहाज से हमने कल का पूरा दिन जो आपकी खबरें हमने पहुंचाई, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रियासत कर्नाटक में कल पुराने तरीके से जो है मजमूई तौर पर पुराने तरीके से हालात गुजरे हैं और आज भी जो है दोबारा स्कूल और खुलने वाले हैं। तो देखना यह होगा कि आज की क्या सूरत हाल होगी। बहरहाल रियासत की मुस्लिम तंजीमों ने ये अपील की है कि वो सब्र से काम लें, क्योंकि अदालत का फैसला आना बाकी है। किसी भी तरह से जो है कानून अपने हाथ में न लें, ये अपील की गई है रियासत की अहम मुस्लिम तंजीमों की जानिब से। रऊफ, वहीं ये बता दें, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जो कर्नाटक हुकूमत है और ओपोजिशन है उनके दरमियान भी एक बहस छिड़ गई, क्या अभी भी वो बयानबाजी जारी है? जी देखिए, इसी दरमियान रियासत का असेंबली इजलास भी शुरू हुआ है। कल इजलास का पहला दिन था। कल हमने देखा कि कांग्रेस ने काली पट्टियां बांधकर खामोश एहतजाज दर्ज किया था इस मसले को लेकर, और कांग्रेस का कहना था कि लड़कियों को जो है तालीम से रोका जा रहा है, लड़कियों की तालीम मुतासिर हो रही है, तो इस लिहाज से कल चूंकि गवर्नर का खिताब था और इस वजह से जो है ज्यादा कुछ एहतजाज नहीं हुआ। लेकिन आज देखना ये होगा कि आज जो है असेंबली का इजलास का दूसरा दिन है। आज क्या कुछ रियासत की असेंबली में इस मामले पर बहस होती है, ये भी देखने की बात है। बहरहाल हमने ये भी देखा कि रियासत में इस वक्त जो है हिजाब के मामले को लेकर सियासत अपने उरूज पर है। एक जानिब जो है कांग्रेस ने ये ऐलान किया है कि जिस अंदाज में बीजेपी का बर्ताव है वो काबिल मजम्मत है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे वाकयात भी पेश आए हैं कि कहीं भगवा झंडा लहराने का वाकया पेश आया है और मुतनाज़ा और भड़काऊ बयानात भी सामने आए हैं बीजेपी के, खासतौर पर बीजेपी के लीडरों की जानिब से।
तो जी। इसके जवाब में आज जो है कांग्रेस एहतजाज करने वाली है। तो देखना ही होगा कि आज रियासत की असेंबली में, एक जानिब रियासत की असेंबली में बहस हो सकती है, तो दूसरी तरफ अदालत में भी जो है आज इस मामले पर दोबारा समाअत शुरू होने वाली है। रऊफ, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हिजाब मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो तमाम मजाहिब के जज्बात का एहतराम करते हैं। नीतीश ने मजीद कहा कि वो मजहबी अमूर में मुदाखलत नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या करेगा, हम लोगों का तो जो भी हम लोगों ने स्कूल में शुरू किया, अब सब जो पहनता है एक तरह का पहनता है, लेकिन अब सिर के ऊपर कोई कुछ लगा देगा, अब कोई कहीं ये सब लगा लेता है, चंदन उंदन ये सब लगा लेता है, तो उस सब पर कुछ है। इसलिए हम लोगों की नजर में तो कोई खास बात नहीं, और बिहार में तो कहीं सुनते हैं कोई बात। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिवपुरी में सड़क हादसा पेश आया है। मजदूरों से भरा ऑटो पलटा, 5 मजदूर जाबहक हुए हैं, 15 जख्मी हुए हैं। तमाम जख्मियों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तमाम मजदूर मगरबी बंगाल के रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर शिवपुरी में सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें मजदूरों से भरा ऑटो पलट गया है, जिसमें 5 मजदूर जाबहक हुए हैं, 15 जख्मी हुए हैं और तमाम जख्मियों को जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। तमाम मजदूर मगरबी बंगाल के रहने वाले हैं। तो तमाम जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जख्मियों का इलाज जारी है। शिवपुरी में यह हादसा पेश आया, जहां पर मजदूरों से भरा ऑटो पलट गया, जिसमें 5 मजदूर जाबहक हुए और 15 जख्मी हुए हैं। तमाम का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। आगे बढ़ते हैं। चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में सीबीआई की खुसूसी अदालत आज फैसला सुनाएगी। इस केस में लालू प्रसाद समेत कुल 99 मुलजमीन हैं। वाज़ेह रहे कि यह मामला डुरोंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपए गैर कानूनी तरीके से निकालने से जुड़ा हुआ है। इस मामले की समाअत के दौरान इस्तेकासा ने 550 से ज्यादा गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए। रांची से हमारे नुमाइंदे ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज चारा घोटाले से जुड़े हुए मामले में समाअत होनी है, सजा का ऐलान होना है। ओम, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, बता दें कि चारा घोटाला से जुड़े मामले में आज लालू यादव के खिलाफ फैसला आना है। इसमें बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर 1990-95 का ये पूरा मामला है। 139 करोड़ से ऊपर का मामला है, जिस पर आज फैसला सुरक्षित, जिसको अदालत ने रखा था, आज उस पर फैसला सुनाया जाना है। देखना होगा कि क्या कुछ फैसला आता है। उसके बाद लालू यादव की मुश्किलें घटती हैं या बढ़ती हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले 4 मामलों में हमने देखा कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ फैसला आया था, उन्हें दोषी करार दिया गया था, इसमें भी दोषी करार दिए जा चुके हैं। तो देखना होगा कि अदालत की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है। उसके बाद क्या लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ता है। तो बहरहाल कुछ चंद घंटों का इंतजार है। महज 11 बजे से ये कार्रवाई शुरू होगी अदालत में। उसके बाद जो फैसला आएगा, उसके बाद लालू प्रसाद यादव के लिए फैसला कितना सुखद रहता है या फिर दुखद रहता है, ये देखना जरूरी होगा। जी ओम, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले की वोटिंग के बाद तीसरे और चौथे मरहले की तशहीरी मुहिम में शिद्दत आ रही है। सियासी जमातों के कदावर लीडर अपनी तवन्नाई झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में अमित शाह, वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव एक्शन में नजर आएंगे। अमित शाह औवरिया, मैनपुरी और कानपुर में इजलास करेंगे। वहीं वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ की फिरोजाबाद और इटावा में रैली है। समाजवादी चीफ अखिलेश यादव आज 4 जिलों रायबरेली, फतेहपुर, कानपुर और उन्नाव में अवामी इजलास से खिताब करेंगे। कानपुर से हमारे नुमाइंदे संदीप सविता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, दूसरे फेज का इलेक्शन हो चुका है और अब आगे आने वाले फेज की तैयारियों में सियासी लीडरान जुट चुके हैं।
जी बिल्कुल मुनज्जा, जिस तरह से तीसरे चरण का मतदान कानपुर में 20 फरवरी को होना है, उसको लेकर लगातार नेताओं का दौरा जारी है। और उसके साथ ही जिस तरह से कल देर शाम यहाँ पर अमित शाह पहुंचे और आज कल रात्रि विश्राम के बाद आज तकरीबन शाम को 4 बजे यहाँ पर रोड शो होगा। रोड शो सीसामऊ विधानसभा और आर नगर विधानसभा में किया जा रहा है। बीजेपी की 2017 में यहाँ से हार हुई थी, उसको देखते हुए शायद यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन का यहाँ पर अमित शाह जो है जनसंपर्क करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और समर्थन मांगेंगे अपने प्रत्याशियों के लिए। वहीं अगर बात की जाए अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव भी यहाँ कानपुर के महाराजपुर में विधानसभा में एक मीटिंग करेंगे अपने लीडरों के साथ ही उसके बाद अगर योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो उनकी भी आज उत्तर प्रदेश में कासगंज, फिरोजाबाद, इटावा में जिस तरह से उम्मीदवारों के पक्ष में रैलियां हैं। और उसके बाद जिस तरह से देखा जाए कि लगातार यहाँ पर कानपुर में दौरे लगे हुए हैं। कल यहाँ पर संभावित प्रियंका गांधी का रोड शो है। उसके बाद परसों यहाँ पर कैंट विधानसभा में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की आने की भी संभावना जताई जा रही है। तो जिस तरह से लगातार नेताओं का यहाँ दौरा जारी है और अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगने की कोशिश की जा रही है। जी मिर्जा। सरदीप, शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है ताकि मुजाहिरों को खत्म किया जा सके। कनाडा में 50 बरसों में पहली बार इमरजेंसी एक्ट नाफिज किया गया है। एहतजाज के सबब कनाडा की राजधानी समेत बड़े शहरों में इक़्तिसादी और दीगर सरगर्मियां मफलूज होकर रह गई हैं। गुज़िश्ता दिनों अदालत ने भी एहतजाज खत्म करने का हुक्म दिया था। ट्रूडो ने का ये इक़दाम वफाकी हुकूमत को कोविड वबाई पाबंदियों के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों की तरफ से जारी नाकाबंदी और मुजाहिरों से निमटने के लिए उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एहतजाज गैर कानूनी तौर पर किया जा रहा है, जिसकी वजह से मईशत को सख्त नुकसान पहुंच रहा है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, काफी सख्त कदम उठाना पड़ रहा है। 50 वर्षों में इमरजेंसी एक्ट का निफाज किया जा रहा है।
बिल्कुल मुनज़्ज़ा जो कोशिशें लगातार रही है पिछले कुछ हफ्तों से इस प्रोटेस्ट को खत्म करने की, वो नाकामयाब रही हैं। हालांकि हमने ये भी देखा था कि जब भारत में प्रोटेस्ट चल रहे थे, किसान प्रोटेस्ट जब चल रहे थे, उस वक्त जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत मिलनी चाहिए, ये डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन जब खुद उनके अपने मुल्क में हालात जिस तरह के बने हुए हैं, अब उनको खुद ही इमरजेंसी एक्ट को लागू करना पड़ा। हालांकि ये जो एक्ट है, इसमें जो फेडरल गवर्नमेंट है कनाडा की, उसको पावर्स मिलती हैं, लेकिन वो लिमिटेड पीरियड के लिए वो पावर्स उनके पास रहती हैं ताकि इस प्रोटेस्ट को खत्म किया जा सके। और वहीं आपको ये भी याद दिला दें कि आज से 6 दिन पहले इंडियन हाई कमीशन की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई थी सभी भारतीयों के लिए कि जो वहां पर मौजूद है उनसे कहा गया था कि वो अलर्ट रहें और प्रोटेस्ट जहां पर हो रहे हैं बड़े शहरों में कनाडा के, जिसमें टोरंटो और बाकी जो बड़े शहर शामिल हैं, वहां पर वो अलर्ट रहें। और उन्हें हेल्पलाइन नंबर भी इंडियन हाई कमीशन ने उस वक्त जारी किया था। तो कुल मिलाकर फिलहाल कनाडा के हालात जिस तरह के बने हुए हैं, वहां की सरकार ने, ट्रूडो सरकार ने अब वहां पर इमरजेंसी लागू कर दी है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इस इमरजेंसी के दौरान मिलिट्री को वो सड़कों पर नहीं उतारेंगे। ये बता दें शैलेंद्र के इस इमरजेंसी एक्ट का नाफिज होने का मतलब कनाडा के शहरियों के लिए क्या होता है, उसका उनकी आम जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इसके जो एक्ट है ये पहली बार लागू किया गया है इस एक्ट के बनने के बाद 50 सालों के अंदर। और हालांकि इस एक्ट में ये कहा जा रहा है कि जो लोग हैं उनकी जिंदगियों को महफूज करने के लिए और प्रोटेस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये एक्ट लागू किया गया है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जो फंड रेजिंग की जा रही थी ट्रकर्स के द्वारा, क्योंकि ये पूरा बवाल जो है वो ट्रकर्स के द्वारा किया गया है कनाडा में, और जो वैक्सीन है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट के तौर पे को चलाया जा रहा है। तो जो फंड रेजिंग की जा रही थी उसके खिलाफ भी कार्रवाई इस एक्ट के जरिए हो सकती है, उसको जब्त किया जा सकता है। तो तमाम पहलू हैं इस इमरजेंसी एक्ट के, लेकिन कोशिश यही है ट्रूडो सरकार की कि वहां पर जो प्रोटेस्ट पिछले करीब महीने भर से चल रहे हैं उसको खत्म किया जा सके, जिसके लिए फेडरल सरकार के पास अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स होंगी, जिसके चलते वो इस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए कदम उठा सकते हैं। एहतजाज कर रहे, मुजाहरा कर रहे लोगों की क्या मांग है? देखिए, वहां पर बेसिकली ट्रक ड्राइवर्स जो हैं, ट्रकर्स हैं, उनकी तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था और कनाडा के मूवमेंट को लेकर, जो बॉर्डर्स होते हैं उनकी मूवमेंट को लेकर वहां पर रूल ये है कि वैक्सीन लेना जरूरी है। तो ट्रक ड्राइवर्स का जो मुतालबा है वो ये है कि वो वैक्सीन को एनफोर्स ना करें और जो मूवमेंट है उसको रोके ना, जिसके खिलाफ फिर ट्रक ड्राइवर सड़कों पर उतरे और तब से वो सड़कों पर ही हैं। और कई इलाकों में प्रोटेस्ट हैं, ब्लॉकेड्स हैं, जो रास्ते बंद कर रखे हैं। इसमें हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कितने लोगों को इसे, कितने भारतीयों को इससे परेशानी अब तक हुई है, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया जैसे मैंने आपको बताया। तो हालांकि इसके चलते वहां पर जो नॉर्मल जिंदगी है वो काफी इससे इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन इसके बाद अब जब रास्ता हल निकलता नजर नहीं आ रहा, जिसके बाद अब ये इमरजेंसी एक्ट लागू किया गया है। वहीं जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं उन लोगों के लिए, उन हिंदुस्तानियों के लिए जो वहां पर मुकीम है, ऐसे में क्या कोई दिक्कतें उनको आने वाले वक्त में हो सकती है इमरजेंसी एक्ट जबकि नाफिज अब हो रहा है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई थी आज से कुछ दिन पहले। हालांकि इमरजेंसी एक्ट लगने से पहले की बात है, ये करीब 6 दिन पहले, जिसमें ये कहा गया था कि जो हिंदुस्तानी कनाडा में रहते हैं और खासतौर से बड़े शहरों में रहते हैं, उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई थी कि वो अलर्ट रहें और लोकल मीडिया को फॉलो करते रहें। जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, वहां पर हिंसा के भी चांसेस हैं, वायलेंस के चांसेस हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि जो भारतीय कनाडा जाने की सोच रहे हैं, जो वहां जाना चाहते हैं, उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई थी। और ये कहा गया था कि जो इंडियन मिशन हैं टोरंटो में, वनकूवर में और जो हाई कमीशन है ओटावा में, उनसे वो डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं, ताकि किसी भी तरह की अगर डिस्ट्रेस में वो हो, परेशानी में हो, तो वो उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मुल्क भर में कोरोना के 82,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। 347 मरीजों की मौत हुई है। मुल्क भर में एक्टिव केसों की तादाद 4,23,000 से ज्यादा है। कोरोना के हवाले से आपको अपडेट बता रहे हैं। पूरे मुल्क की अगर हम बात करें तो कोरोना के 82,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं 347 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है।
मुल्क भर में एक्टिव केसों की तादाद 4,23,000 से ज्यादा है। तो आपको बता दें, कोरोना के 82,000 से ज्यादा नए मामले पूरे मुल्क में सामने आए हैं। 347 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। अगर एक्टिव मामलों की बात करें तो पूरे मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 4,23,000 से ज्यादा है। कोरोना केसेस के हवाले से आपको अपडेट बता रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना के 82,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 347 मरीजों की कोरोना वायरस से मौत हुई है। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 4,23,000 से ज्यादा है। यही वजह है कि हुकूमत और इंतजामिया जो है लगातार लोगों से वैक्सीन लेने की अपील कर रही है। जिन्होंने अभी एक ही डोज लिया है वो दूसरा डोज भी जरूर लगाएं, क्योंकि कोरोना वायरस से इम्यूनिटी जो प्रोटेक्शन है, इम्यूनिटी बूस्टर जो है वो वैक्सीन प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमले के खदशे के दरमियान सदर ज़ेलेंस्की की फेसबुक पोस्ट से सनसनी फैल गई है। इस पोस्ट में ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन पर 16 फरवरी को रूस की जानिब से हमला किए जाने का दावा किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस वजाहत की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने मीडिया रिपोर्टों की बुनियाद पर 16 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी हमले की बात कही थी। उधर दूसरी जानिब अमेरिका अपनी सफारती सरगर्मियों को कीव से यूक्रेन के मगरबी हिस्से में मुंतकिल कर रहा है, जबकि जर्मनी चांसलर ओलाफ शोल्ज हमले को टालने की कोशिशों में जुटे हैं। उन्होंने कीव में यूक्रेन सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। शोल्ज ने वाजे किया कि मगरबी ममालिक यूरोपीय सिक्योरिटी अमूर पर रूस के साथ संजीदा बातचीत करने को तैयार हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने मॉडल कंदील बलूच कत्ल केस में नामजद कलीदी मुलजिम मोहम्मद वसीम को बरी कर दिया है। कलीदी मुलजिम मकतूल मॉडल का भाई है। लाहौर हाईकोर्ट के मुल्तान बेंच के जस्टिस सुहेल नासिर ने इस मुकदमे में फरीकीन में राजीनामा होने और गवाहों के अपने बयानात से मुनहरिफ होने पर मरकजी मुलजिम वसीम को बरी किया। कंदील बलूच के वालिद अजीम की जानिब से अदालत में दरख्वास्त जमा कराई गई थी कि उन्होंने खुदा की रजा के खातिर अपने बेटे को माफ कर दिया है और अदालत भी उसे माफ कर दे। उर्दू के अजीम शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की 153वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मिर्जा गालिब का नाम असदुल्ला बेग और वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था। आप 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए थे। मिर्जा गालिब उर्दू जबान के सबसे बड़े शायर समझे जाते हैं। शुरू में वो फारसी और मुश्किल उर्दू जबान में शायरी करते थे। बाद में उन्होंने अपनी शायरी का रुख बदला और उसे ऐसी आसान जबान, तखय्युल और फलसफियाना अंदाज में ढाला कि कोई और शायर उनके मद्दे मुकाबिल नजर नहीं आता। मिर्जा गालिब का असल कमाल यह है कि वो जिंदगी के हक़ाइक़ और इंसानी नफ्सियात को गहराई में जाकर समझते थे और अशार में जिंदगी के हक़ाइक़ और इंसानी नफ्सियात की गहराई ने गालिब को अजीम बनाया। कसरत शराब नोशी के बायस उनकी सेहत बिल्कुल तबाह हो गई। इंतकाल से पहले बेहोशी तारी रही और इसी हालत में 15 फरवरी 1869 को इस दारे फानी से कूच कर गए। दिल्ली से बड़ी खबर है, खातून से इस्मत दरी का मामला। दिल्ली पुलिस का बयान, जांच के लिए एसआईटी तश्कील दी है। तो दिल्ली से सनसनीखेज मामला, 87 साल खातून से इस्मत दरी का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस का बयान, जांच के लिए एसआईटी तश्कील दी गई है। एक और दिलखराश मामला दिल्ली से, 87 साल खातून से इस्मत दरी का मामला। दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया है, जांच के लिए एसआईटी को तश्कील दिया गया है। एक और बड़ी खबर जयपुर से आपको बता दें, शाहपुरा इलाके में सड़क हादसा पेश आया है। 4 अफराद हलाक।
5 अफराद हलाक, 4 महलूकीन में पुलिस एहलकार शामिल। आपको बता दें कि 5 अफराद हलाक हुए हैं, महलूकीन में 4 पुलिस एहलकार शामिल है। पेड़ से तेज रफ्तार कार टकरा गई है। जयपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। शाहपुरा इलाके में सड़क हादसा पेश आया है जिसमें 5 अफराद हलाक हुए हैं और महलूकीन में 4 पुलिस एहलकार शामिल है। पेड़ से तेज रफ्तार कार टकरा गई है जिस वजह से यह हादसा पेश आया है। तो आगे बढ़ते हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस न्यूज